हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नमिता। आज हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: डिस्कवरी पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। डिस्कवरी पीरियड, इसमें कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिशन पीरियड, क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में पढ़ेंगे। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का गोल्डन पीरियड था, इसमें सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज हुई। तो शुरू करते हैं डिस्कवरी पीरियड। मार्सेलो मालपीगी, इसमें एक साइंटिस्ट थे मार्सेलो मालपीगी, जो कि इटली के बोल्गना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। या इन्होंने किडनी, स्प्लीन, ब्रेन की सेल्स को डिस्क्राइब किया, साथ ही साथ इंसेक्ट के ब्रीदिंग सिस्टम को डिस्कवर भी किया। नेक्स्ट आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। एज अ प्रोफेशन ये हॉलैंड के डेल्फ में क्लॉथ मर्चेंट थे और एज अ हॉबी ये माइक्रोस्कोपिस्ट थे। क्योंकि कपड़ों की क्वालिटी को चेक करने के लिए ये लेंस का यूज़ करते थे, तो इनका इंटरेस्ट माइक्रोस्कोप में बढ़ने लगा कि कैसे लेंस बनाए, कैसे माइक्रोस्कोप बनाए, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने डिस्कवर किया। इन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया। ऑलमोस्ट 100 माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाए, जिसमें इन्होंने सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया और उसकी मैग्नीफिकेशन पावर 50 to 300x रखी। और इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखा था रेन वाटर में, फीकस में, टूथ स्क्रैपिंग में। एक सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर इन सब चीज़ों को रख के इन्होंने 1676 में देखा था। और जो भी इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखे थे उन्हें इन्होंने एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। इन्होंने बैक्टीरिया के मेजर क्लासेस को डिस्कवर किया, प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया, एल्गी, ईस्ट, इरेथ्रोसाइट्स, स्पर्मेटोजोआ को डिस्कवर किया, बैक्टीरिया की स्पाइरल्स, स्फेरिकल्स, रॉड्स की क्लासेस को डिस्कवर किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ पर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का पिक्चर है, साथ ही उन्होंने जो भी माइक्रोस्कोप बनाया था उसका डायग्राम है, और इन्होंने जो उस माइक्रोस्कोप से जो भी एनिमल क्यूल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था उसको स्केच के फॉर्म में ड्रॉ किया। और जो भी C और D के बीच दिख रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी शो करती है। नेक्स्ट इसके बाद पीरियड आता है ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड के टाइम पे लोगों के अलग अलग मत थे। कुछ लोगों का कहना था कि लाइफ अपने आप जनरेट हो रही, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब स्वतः जनरेट होना कोई चीज़। और कुछ लोगों का मत था कि लाइफ के लिए किसी न किसी चीज़ की तो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बीज की, कुछ बीज की, मतलब कहीं से तो स्टार्टिंग हुई होगी। तो 2000 साल पहले की बात है, उस टाइम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, शिक्षित नहीं होते थे, तो उन्हें जो दिखता था वही उसे मान लेते थे सही, कि यही सही है। तो उस टाइम पे अरस्तु ने ही स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को प्रपोज किया था। उन्होंने ऐसा सोचा था कि नॉन लिविंग मैटर से ही लिविंग थिंग की उत्पत्ति हो रही है, लिविंग थिंग बन रहे हैं या बन सकते हैं। तो ए बायोजेनेसिस, अगर हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ही पहले ए बायोजेनेसिस कहा जाता था। अगर हम ए बायोजेनेसिस को ब्रेक करें तो ए मतलब अब्सेंट, बायो मतलब लाइफ, और जेनेसिस मतलब जनरेट होना, मतलब मतलब लाइफ की अब्सेंस में किसी चीज़ का जनरेट होना, मतलब नॉन लिविंग मैटर से लाइफ जनरेट होना। आज के टाइम में क्या कहलाती है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन के नाम से जानी जाती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के उस टाइम पे कुछ एग्जाम्पल भी लोगों ने देखे, क्योंकि लोग इलिटरेट होते थे, इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जो उन्हें दिखता था उसे ही वो सही मान लेते थे। जैसे कि उस टाइम झोपड़ी के घर होते थे लोगों के, उसमें वो लोग अपने अनाज रखते थे, अनाज रख के सड़ने लगता था, और सड़ने के बाद उसमें चूहे अपना भोजन उनसे लेने लगते थे, खाने लगते थे, तो उन्हें लगता था मोल्डी ग्रेन ही किसमें, माइस में कन्वर्ट हो गया है। इधर जैसे कोई भी खाना बच गया तो पहले फ्रिज नहीं होती थी, चीज़ें रखें कैसे, तो उनको सड़कों पे फेंक देते थे। तो जब सड़कों पे फेंक देते थे तो उन्हें लगता था जो भी सीवेज है या गार्बेज है, कचड़ा है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, रैट में कन्वर्ट हो गया। गर्मी के टाइम में जहाँ पे जैसे सूखा पड़ा रहता था, बरसात के टाइम में वहाँ बाढ़ की वजह से नदी बढ़ जाती थी, बाढ़ आ जाती थी, तो वहाँ पे मिट्टी जो होती थी
सॉइल वहाँ की जो मिट्टी होती थी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाली हो जाती थी, हैं। तो वहाँ पे मेढक वगैरह आ जाते थे अपने न्यूट्रिएंट्स लेने, तो उन्हें लगता था यही मडी सॉइल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रॉग में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह जो भी पहले के टाइम में भी मीट वगैरह बिकते थे तो ऐसे ही वो दुकानों में लगे रहते थे, लगे लगे वो सड़ने लगते थे, क्योंकि फ्रिज वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो उनको उन पे मक्खियाँ आने लगती थी, वो अपने एग देती थी, हैं। और फिर तो उन्हें ऐसा लगता था लोगों को देख के कि यही सड़ा हुआ मीट किसमें, मक्खियों में कन्वर्ट हो गया। फिर इस चीज़ को सबसे पहले जिसने डिस्प्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, वो थे फ्रांसिस्को रेड्डी। उन्होंने सबसे पहले एबायोजेनेसिस को या फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया। उसके लिए उन्होंने 2 जार लिए, उसमें उन्होंने मीट रखे और एक को कवर कर दिया और एक को खुला रखा। जो खुला था उसकी सुगंध से जो मक्खियाँ थी वो अट्रैक्ट हुई, आके बैठी, एक दिया। और जो बंद जार था उस पर कुछ भी, कोई भी मक्खी नहीं आई और ना बैठी। नो मैगोट्स डेवलप इन कवर्ड मीट, कवर्ड मीट में कोई भी मैगोट्स डेवलप नहीं हुए। लेकिन ये देखा गया था कि जो भी ओपन थी उसमें मैगोट्स आके डेवलप हुए। इससे इन्होंने ये बताया, ये डिस्प्रूव किया कि जो मैगोट्स हैं वो अपने आप डिकेइंग मीट से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, उसके लिए पहले से मक्खियाँ आके बैठ रही हैं तब डेवलप हो रहे हैं। इसके बाद साइंटिस्ट आए, क्या कहते हैं, निदम और अबेलाज़ारो स्प्लेंजनी। कुछ लोगों का मत था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और कुछ लोगों का मत था कि किसी भी चीज़ को, लाइफ को जनरेट होने के लिए लाइफ की ही ज़रूरत है। तो ये जो डिबेट था ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा। तो फिर निदम आए थे, निदम ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट कर रहे थे। और अबेलाज़ारो स्प्लेंजनी ने भी निदम का एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहले जब निदम आए थे तो उन्होंने बताया था कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिएंट फ्लूइड है, उन्होंने उसको गर्म कर दिया था और फिर फ्लास्क में उसको पोर किया था। और जो भी हॉट मटन ग्रेवी थी, देखा कि उसमें ग्रोथ हो गई थी, टर्बिड हो गया था ग्रोथ। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि देखिए ये तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो रहा है, स्वतः ही लाइफ उत्पन्न हो रही है। स्लेंजरी ने भी सेम ही एक्सपेरिमेंट निदम का जो था वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और उन्होंने देखा कि उन्होंने भी क्या किया, पहले बीफ ब्रोथ को क्या कर लिया, 1 घंटे तक बॉयल कर लिया और फिर उसको बंद कर दिया टाइटली। तो देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि माइक्रोब्स जो हैं वो एयर से आ रहे हैं, और अगर हम ब्रोथ को बॉयल कर दें तो उनको हम मारा जा सकता है। लेकिन जो भी संशयवादी लोग थे उन्होंने ये कहा कि आपके ब्रोथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए भी ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें O2 की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हुई। तो ये जो डिबेट था ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा। इस डिबेट को पूरी तरह से क्या कहते हैं, पूरी तरह से डिस्प्रूव पास्चर ने किया था। तब आ गया था कौन सा पीरियड, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यही वो पीरियड था जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्कवरी हुई थी। ये पीरियड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1860 टू 1910 के बीच का पीरियड था। इसमें पास्चर आए थे, इन्होंने फाइनली डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को। इन्होंने ये भी बताया था, ये प्रूव किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एयर क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट नहीं कर रही होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में प्रेजेंट होते हैं बट एयर डज नॉट क्रिएट माइक्रोब्स। तो लुइस पास्चर की बात करें तो इसीलिए लुइस पास्चर ने सबसे पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्प्रूव किया था, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये फ्रांस में केमिस्ट थे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कई सारी टेक्निक्स और मेथड को डेवलप किया। इन्होंने जो भी प्यूरिपेरल फीवर की मोर्टिलिटी रेट था उसको रिड्यूस किया। इन्होंने स्टरलाइजेशन टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने स्टीम स्टरलाइज़र, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव को डेवलप किया। इन्होंने एंथ्रेक्स, चिकन कॉलरा, हाइड्रोफोबिया पर स्टडी की। इम्यूनाइजेशन टेक्निक को डेवलप किया। एंटी रेबीज़, एंटी एंथ्रेक्स वैक्सीन डेवलप की। इन्होंने टार्ट्रिक एसिड के 2 फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म को अलग अलग किया।
लुईस पास्चर ने क्या कहते हैं अपने स्वान नेक फ्लास्क का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया कि एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इन्होंने एक के स्वान नेक फ्लास्क का एक स्वान नेक फ्लास्क लिया और उसे उसमें ब्रोथ रखा। फिर तब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हुए थे उस ब्रोथ में, है। जब उस नेक को ब्रेक कर दिया तब देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं। स्वान नेक फ्लास्क क्यों लिया कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेंगे एयर में जो है वो उस नेक के टिल्ट फॉर्म में ही रह के फंस के रह जाएंगे। और इस तरह इन्होंने प्रूव किया कि जो भी लाइफ एराइज हो रही है वो एग्जिस्टिंग लाइफ से ही एराइज हो रही है। मतलब बायोजेनेसिस प्रोसेस को इन्होंने प्रूव किया। इसके बाद इन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में भी बताया। कुछ साइंटिस्ट का कहना था फर्मेंटेशन प्रोसेस किसके थ्रू हो रही है, एयर से हो रही है, और कुछ लोगों का कहना था फर्मेंटेशन किसके थ्रू कॉज हो रहा है, माइक्रोब्स के थ्रू कॉज हो रहा है। तब पास्चर ने ये चीज़ प्रूव की कि फर्मेंटेशन जो कॉज होता है वो माइक्रोब्स के थ्रू होता है। इन्होंने ग्रेप जूस में ईस्ट मिलाया तो बहुत अच्छी वाइन बनी, और जब इन्होंने ग्रेप जूस में बैक्टीरिया मिलाया तो बहुत ही सड़ी हुई वाइन मिली, मतलब लैक्टिक एसिड बन गया वो। और जब ग्रेप जूस में ईस्ट में मिक्स किया सैक्रोमाइसिस सेरेविसी तो फिर एक अच्छी वाइन बनी, एथेनॉल जिसमें प्रेजेंट था। फिर वो क्या कहते हैं जो भी वाइन थी उनको सड़ने या बचाने के लिए इन्होंने पास्चराइजेशन टेक्निक डेवलप की। पास्चराइजेशन टेक्निक ऐसी होती है जिसमें कि बियर या फिर वाइन को सड़ने से बचाया जा सकता है। मतलब उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो हीट के थ्रू क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इस प्रोसेस को इन्होंने पास्चराइजेशन नाम दिया। 1857 में पास्चर ने यह भी बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्होंने ये भी देखा अपने फर्मेंटेशन प्रोसेस में कि जो भी माइक्रोबियल एजेंट फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं उन्हें इन्होंने फॉर्मेंट्स नाम दिया। और साथ ही साथ जो भी जेंटल हीटिंग प्रोसेस इन्होंने डेवलप किया उसको पास्चराइजेशन नाम दिया। यहाँ पे ये पास्चर का पिक्चर है लुईस पास्चर का, और साथ ही साथ उन्होंने जो ये स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो है। इन्होंने इसमें स्वान नेक फ्लास्क में ब्रोथ डाला, बीफ ब्रोथ, उसके बाद उसे स्वान नेक फ्लास्क को क्या कहते हैं हीट कर दिया। जहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं वो जब एंटर करे एयर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिल्ट फॉर्म में फंस के रह गए, उसको हीट के थ्रू स्टरलाइज कर दिया। जब नेक को ब्रेक किया तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब नेक को ब्रेक नहीं किया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किए। इस तरह इन्होंने सबसे बड़ा जो भी डिबेट चल रहा था बहुत सालों से उसको डिस्प्रूव किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया और बताया कि बायोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू लाइफ उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट इसके बाद इसी गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जोसेफ लिस्टर आए। जोसेफ लिस्टर ये एक इंग्लैंड में सर्जरी के प्रोफेसर थे। इन्होंने पास्चर के वर्क को ही अप्लाई करके क्या कहते हैं एंटीसेप्टिक टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने वुंड में जो भी बैक्टीरिया हैं उनको किल करने के लिए कार्बोलिक एसिड का यूज़ किया, फिनॉल का यूज़ किया। इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। जोसेफ लिस्टर और लुईस पास्चर के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के बारे में बताया। इन्होंने ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ के बीच जो भी रिश्ता है उसको जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के नाम से जाना जाता है के बारे में बताया। जो भी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ थी उसको कंफर्म लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने मिलके किया था। रॉबर्ट कोच ये एक जर्मन फिजिशियन थे। इन्होंने जो भी हाइपोथेसिस दी उसे कोच पोस्टुलेट्स नाम दिया। इनका सबसे मेन रोल है कि गुड हाइजीन कैसे, स्टैंडर्ड कैसे इन्होंने मेंटेन किया, कैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ को फैलने से रोका, इसमें इन्होंने मेन रोल प्ले किया। इनका ये ऐसा मानना था कि जो भी कॉलरा डिजीज़ है वो कंटामिनेटेड वाटर से ही फैली है, या फिर जो भी कॉलरा से सफ़र कर रहे हैं वो सब वेस्ट या हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से ही सफ़र कर रहे हैं। तो जो भी कोच पोस्टुलेट्स थे
उन्होंने जो भी इन्होंने हाइपोथेसिस दी रॉबर्ट कोच ने, उसे इन्होंने कोच पोस्टुलेट्स नाम दिया। कोच पोस्टुलेट्स में जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई डिजीज़ को जो कॉज करते हैं वो इंडिविजुअली डिजीज़ जो कॉज करते हैं उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। रॉबर्ट कोच ने जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया उसे कोच पोस्टुलेट्स नाम दिया। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो भी चार इनके कोच पोस्टुलेट्स में मेनली 4 पॉइंट्स हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट, ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन एसोसिएशन विद अ गिवन डिजीज़। मतलब जो भी डिजीज़ कॉज हुई है उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए। द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। उस ऑर्गेनिज्म को हम आइसोलेट कर सकते हैं और प्योर कल्चर में ग्रो करा सकते हैं। फिर उसी ऑर्गेनिज्म को, द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म मस्ट बी एबल टू कॉज द सेम डिजीज इफ अ हेल्दी इंडिविजुअल इज इनोकुलेटेड विद इट। फिर उसी ऑर्गेनिज्म जिसको आइसोलेट किया है, प्योर कल्चर में ग्रो कराया है, उसी को अगर हम एक हेल्दी पर्सन में फिर से डाल दें तो वही सेम डिजीज कॉज करना चाहिए। इट मस्ट बी पॉसिबल टू रिकवर दैट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इंडिविजुअल इन विच द डिजीज हैज़ बीन इंड्यूस्ड। और ये भी होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनिज्म को हम डिजीज़ कॉज कर रहा है, अगर हम उसको किसी भी इंडिविजुअल में से रिकवर करें तो वो जिस जो भी इंडिविजुअल में डिजीज़ कॉज कर रहा है उससे हम निकालें तो वो वही डिजीज़ कॉज करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स थे। नंबर 1, जो भी डिजीज़ कॉज हो रही है वो एक पर्टिकुलर उसके लिए एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उस ऑर्गेनिज्म को हम निकालते हैं, उससे आइसोलेट करते हैं और प्योर कल्चर में ग्रो कराते हैं, फिर किसी हेल्दी पर्सन में डालें तो सेम वही डिजीज़ कॉज करना चाहिए। और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि अगर इंडिविजुअल में से उस ऑर्गेनिज्म को रिकवर करें तो फिर वही सेम डिजीज़ वो कॉज करना चाहिए अन्य किसी में भी। इसीलिए रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक कहा जाता है। इन्होंने कोच पोस्टुलेट्स ही नहीं दिए, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ ही नहीं दिया, साथ ही साथ एनिलीन डाई को इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरिया को स्ट्रेन करने के लिए। प्योर कल्चर टेक्निक के बारे में बताया कि प्योर कल्चर टेक्निक क्या होती है। प्योर कल्चर टेक्निक मतलब एकदम प्योर, सिर्फ उसमें एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज होगी, मतलब सिर्फ उसमें बैसिलस एंथ्रेसिस के ही कॉलोनीज होंगी। प्योर कल्चर टेक्निक के बारे में बताया। अगार अगार और जेलेटिन के बारे में बताया, जिससे कि अगार अगार और जेलेटिन से सॉलिड कल्चर मीडिया प्रिपेयर हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट के बारे में भी डिस्कवरी की। जैसे एंथ्रेक्स किसके थ्रू कॉज होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस के थ्रू। और ट्यूबरकुलोसिस किसके थ्रू, उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इनके बारे में बताया। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ये कौन थे, ये एक इंग्लिश फिजिशियन थे। इन्होंने वैक्सीन डिस्कवर की, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डिस्कवर की। किस चीज़ का यूज़ करके, काउ पॉक्स वैक्सीन का यूज़ करके इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन क्रिएट की। इन्होंने ये अचानक देखा, स्मॉल पॉक्स बहुत तेज़ी से फैला हुआ था, लेकिन इन्होंने देखा जिनको काउ पॉक्स हुआ है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। तब इनको ऐसा पता चला कि जो भी इन्होंने काउ पॉक्स के पस्ट्यूल से को इंसर्ट करा दिया स्मॉल पॉक्स से जो सफ़र कर रहा है स्मॉल पॉक्स डिजीज़ से। फिर इन्होंने देखा कि जो भी काउ पॉक्स के पस्ट्यूल्स थे उससे वो स्मॉल पॉक्स वाला इन्फेक्टेड पर्सन ठीक हो गया। तो द फर्स्ट सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन इन स्मॉल पॉक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेनर इन 1796। यहाँ पे एडवर्ड जेनर का एक्सपेरिमेंट 1796 में दिया हुआ है कि मटेरियल फ्रॉम काउपॉक्स लीजन्स ऑफ मिल्क मेड्स इनोकुलेट विद काउपॉक्स, वेट 2 months, village boy susceptible to smallpox, child recover from cowpox, inoculate with smallpox, child does not develop smallpox। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति उस टाइम में काउ पॉक्स से सफ़र कर रहा था तो उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। यही देख के एडवर्ड जेनर ने काउ पॉक्स के पस्ट्यूल्स का यूज़ एज अ वैक्सीन के रूप में स्मॉल पॉक्स में किया। तो आज हमने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में मेन साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, फ्रांसिस्को रेड्डी, निदम, अबेलाज़ारो स्प्लेंजनी, रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो, आपको पसंद आई हो ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।